चैप्टर 9 भूख हड़ताल। असेंबली बम कांड का मुकदमा दिल्ली में चला था, जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यूरोपीय वार्ड में रखे गए थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। फिर भी मुकदमे के समाप्त होते ही उन्होंने भूख हड़ताल करने का निर्णय क्यों किया? उनका उद्देश्य था अपने जीवन की आहुति देकर जेलों में राजनीतिक कैदियों की दशा में सुधार लाना। भगत सिंह ने जेलों में होने वाले अत्याचारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना तो था ही, उन्हें स्वयं भी इसका अनुभव था। 1927 में भगत सिंह को जब दशहरा बम कांड में गिरफ्तार किया गया तो वे 15 दिन तक लाहौर के किले में रहे थे, जहां उन पर बहुत अत्याचार हुए थे। लगातार सवाल पूछे जाना, नींद न लेने देना, घंटों खड़े रखना, और इस सबसे भयंकर यह था कि तारकोल का तवेरा मुंह पर बांध देना और उसे नीचे से सेंकना, जिससे उसकी गर्म लौ सांस से जाकर बहुत कष्ट दे। उन्होंने क्या नहीं सहा था, पर वे यह नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी यह सब सहन करे। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली से चलने से पहले ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल करने का निर्णय किया। 12 जून 1929 को असेंबली बम कांड के मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया और उसके तुरंत बाद ही भगत सिंह को मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल भेजा गया। दोनों को एक ही रेल के अलग अलग डिब्बों में ले जाया गया। लाहौर पहुंचने से कुछ स्टेशन पहले अंग्रेज सर्जेंट टेरी भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त के डिब्बे में ले गया। भगत सिंह ने एक बार फिर बटुकेश्वर दत्त को याद दिलाया कि हमें जेल पहुंचते ही भूख हड़ताल आरंभ कर देनी है। इस प्रकार 14 जून को उन्होंने भूख हड़ताल आरंभ की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों के भीतर सहारनपुर और लाहौर की बम फैक्ट्रियां पकड़ी गई और बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। जून के अंतिम सप्ताह में भगत सिंह को भी सैंडर्स वध कांड के सिलसिले में मियांवाली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। भूख हड़ताल के कारण इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें जेल की कोठरी तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर का उपयोग करना पड़ा। 10 जुलाई 1929 को लाहौर के मैजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा आरंभ हुआ तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को स्ट्रेचर पर लाते देखे तो दर्शकों में हाहाकार मच गया। उसी दिन बोस्टरल जेल के उनके साथी अभियुक्तों ने उनकी सहानुभूति में अनशन करने की घोषणा की। 14 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने भारत सरकार के होम मेंबर को एक पत्र भेजा जिसमें निम्नलिखित मांगे थी। नंबर 1, राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। हमारे भोजन का स्तर यूरोपीय कैदियों के भोजन जैसा होना चाहिए। नंबर 2, हमें जेलों में सम्मानहीन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, बिना किसी रोक टोक के पुस्तकें और लिखने का सामान लेने की सुविधा होनी चाहिए। नंबर 4, कम से कम एक दैनिक पत्र प्रत्येक कैदी को मिलना चाहिए। नंबर 5, हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए और एक जेल में रहने वाले सभी कैदी उस वार्ड में इकट्ठे रखे जाने चाहिए। स्नान के लिए सुविधा एवं अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। इस प्रार्थना पत्र को भेजने के दूसरे दिन पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य के आधार पर भोजन में कुछ सुधार किए, पर वे इतने मामूली सुधार थे कि भगत सिंह ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। सरकार के लिए यह भूख हड़ताल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। यतीन्द्र नाथ दास को जब पहली बार बलपूर्वक नली से दूध दिया गया तो वह दूध सांस की नली में पहुंच गया और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें कभी भी बलपूर्वक दूध नहीं पिलाया गया। वास्तव में उन्होंने जीवन की बलि देने का निश्चय करके ही भूख हड़ताल आरंभ की थी। समाचार पत्र भूख हड़ताल की खबरों से भर रहे थे। नगर नगर में जुलूसों और जलसों का तांता बंध गया था। जनता जाग उठी थी। भगत सिंह को गुप्त क्रांति को जन क्रांति का रूप देने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिल रही थी। देश भर की दूसरी जेलों के अनेक राजनीतिक कैदियों ने इनकी सहानुभूति में अनशन आरंभ किया। भूख हड़ताल में ये सब लोग पानी पीते थे। जेल अधिकारियों ने पानी की जगह दूध का घड़ा भरकर रख दिया, जिससे ये लोग प्यास से विवश होकर पानी के स्थान पर दूध पी ले। इन लोगों ने इस बात का विरोध किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इन्होंने घड़े फोड़ने आरंभ कर दिए। दूध का जो भी घड़ा जेल अधिकारी रखते उसे ये लोग उसी समय फोड़ डालते। यह बड़ी बड़ी परीक्षा थी, पर जेल अधिकारियों को हार माननी पड़ी और फिर कोठरियों में पानी रखवाया गया। तब उन्होंने दूसरा दांव चला। वे कैदियों के आसपास फल, मिठाइयां आदि खाने की चीजें रख देते और स्वयं दूर हट जाते। जेल अधिकारियों का उद्देश्य यह था कि यदि इनमें से किसी भी साथी में कमजोरी
आ जाए तो ये लोग सभी को बदनाम भी करें और भूख हड़ताल समाप्त भी करने की घोषणा करें। बलपूर्वक दूध देने से भूख हड़ताल करने वालों की अजीब हालत हो जाती थी। 4-5 दिन बाद भूख बहुत जोर से उभरती थी और भूख हड़ताल जारी रखना और भी कठिन हो जाता था। एक तरफ भूख की ज्वाला, दूसरी तरफ खाने की चीजें, पर क्रांतिकारी भी अपने निश्चय पर दृढ़ थे। एक साथी अजय घोष ने बलपूर्वक दूध दिए जाने के तुरंत बाद 2 मक्खियां पकड़कर निगल ली, जिससे सारा का सारा दूध बाहर आ गया। इस तरह वे क्रांतिकारी वीर मौत से खेल रहे थे। यतीन्द्रनाथ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। बलपूर्वक दूध लेने से उन्होंने आरंभ से ही इनकार कर दिया था। 2 सितंबर 1929 को सरकार ने जेल में इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की। कमेटी के कुछ सदस्य जेल में आए। भगत सिंह भी उनकी बातचीत में शामिल हुए। उनके सामने इस समय मुख्य प्रश्न यतीन्द्रनाथ को मरने से बचाना था। कमेटी के सदस्य इस बात पर राजी हो गए थे कि सब लोग भूख हड़ताल तोड़ देंगे तो सरकार यतीन्द्रनाथ को छोड़ देगी। भगत सिंह चट्टान की तरह अड़ना जानते थे तो मोम की तरह पिघलना भी। उनके परामर्श से सबने भूख हड़ताल तोड़ दी, परंतु यतीन्द्रनाथ ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार अपनी बात से हट गई। तब 2 दिन बाद ही फिर भूख हड़ताल आरंभ हो गई। 2 सितंबर को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल का 81वां दिन था और दूसरे साथियों का 53वां। इस बार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ थे अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जितेंद्र सान्याल। बाकी सब साथियों ने भगत सिंह के परामर्श पर दोबारा भूख हड़ताल आरंभ नहीं की। यतीन्द्रनाथ दास तिल तिल कर मर रहे थे। उनकी आवाज बंद हो गई, आंखें मूंद गई, सुनना बंद हो गया और अंततः 13 सितंबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल के 63वें दिन वे शहीद हो गए। देश का वातावरण क्षुब्ध हो गया। भारत माँ का लाडला सपूत देश की बलिवेदी पर अर्पित हो गया। यतीन्द्रनाथ के शहीद होने से जनता उत्तेजित हो उठी थी। इस उफनते हुए वातावरण से सरकार परेशान हो उठी और शीघ्र ही भूख हड़ताल की समाप्ति चाहती थी। तभी सरकार द्वारा नियुक्त जेल कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेजी। देश के अन्य नेता भी भूख हड़ताल की समाप्ति चाहते थे। भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, बस इस बार इतना काफ़ी है। अब हमें देखना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशों के बारे में क्या करती है। इस पर सब भूख हड़ताल छोड़ने को तैयार हो गए। भूख हड़ताल के 114वें दिन 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने कहा कि हम इस शर्त पर भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार है कि हम सबको एक साथ ऐसा करने का अवसर दिया जाए। उनकी बात जेल अधिकारियों ने मान ली और फलों के रस के गिलास तैयार किए गए, परंतु भगत सिंह ने दाल फुल्के की मांगी। डॉक्टर की राय में इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद एकदम ऐसी खुराक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, पर भगत सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। तब दाल फुल्का और चावल मंगाए गए और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की।